शादरा के रहने वाले युवक का अभी नहीं चला पता। पारिवारिक कलह के कारण यमुना में लगाई थी छलांग। पुलिस और गोताखोर लगातार कर रहे हैं तलाश। नगर निगम की कई समितियों के चुनाव हुए संपन्न। सत्य शर्मा, संदीप कपूर, प्रीति जीते चुनाव। रेणु चौधरी और रमेश गर्ग को भी मिले पद। शादरा पुलिस ने सुलझाया 72 घंटे में स्नैचिंग का मामला। बुजुर्ग महिला से जेवर छीनने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सोने की बालियां बरामद। आरोपी बुजुर्ग महिला को बनाते थे निशाना। राखी के त्योहार से सजा कृष्णनगर बाजार। दुकान में तरह तरह की राखियों की धूम। खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़ में दिखा उत्साह। उत्तराखंड में बादल फटने से मची भारी तबाही। पूर्वी दिल्ली में रह रहे उत्तराखंड वासियों ने जताया गहरा दुख। पहाड़ों पर हो रहे निर्माण कार्यों पर जताई नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं CCN डिजिटल। स्वागत है आपका पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पारिवारिक तनाव से जूझ रहे जिस व्यक्ति ने सोमवार शाम यमुना नदी में छलांग लगाई थी, उसका अभी तक कुछ पता नहीं चला। घटना युधिष्ठिर सेतु के पास की है। छलांग लगाने से पहले व्यक्ति ने अपने दोस्त को फोन पर इसकी जानकारी दी थी। पुलिस, दमकल और गोताखोरों की टीम लगातार उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन मंगलवार शाम तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। पुलिस के अनुसार व्यक्ति की पहचान पंकज श्रीवास्तव के रूप में हुई है, जो शादरा की बिहारी कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहता था और दरियागंज के एक फर्म में काम करता था। बताया जा रहा है कि उसका अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था, जिस कारण पत्नी अपने 14 साल के बेटे के साथ उत्तम नगर जाकर रहने लगी थी। इसी बात को लेकर पंकज काफी तनाव में था। सोमवार को पंकज अपने एक दोस्त के साथ बाहर था और ऑटो से घर लौट रहा था। जब वह युधिष्ठिर सेतु पर पहुंचा तो उसने अपने दोस्त को फोन कर बताया कि वह यमुना में छलांग लगाने जा रहा है। इसके बाद उसने ऑटो रुकवाया और नदी में कूद गया। ऑटो चालक रोहित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके बाद कश्मीरी गेट थाने में पुलिस, दमकल विभाग और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। हालांकि पानी के तेज बहाव और गहराई के कारण गोताखोरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रात को तलाशी अभियान रोक दिया गया था, जिसे मंगलवार सुबह फिर से शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने पंकज के परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वे मौके पर पहुंच गए। फिलहाल तलाशी अभियान जारी है और यमुना में पंकज की तलाश की जा रही है। दिल्ली नगर निगम की 12 में से 11 समितियों के चुनाव पूरे हो चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। इससे बीजेपी ने एक बार फिर नगर निगम में अपनी मजबूत स्थिति बना ली है। केवल खेलकूद समिति के चुनाव को फिलहाल रोक दिया गया है, क्योंकि चुनाव के दौरान किसी ने चुपचाप फोटो खींच ली थी। इस समिति के लिए नई तारीख जल्द तय की जाएगी। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये जीत जनता के भरोसे का नतीजा है और अब वे शहर के विकास के लिए काम करेंगे। यमुना पार से जो नेता समितियों के अध्यक्ष पद का चुनाव जीते हैं, उनमें स्थायी समिति के अध्यक्ष सत्य शर्मा, हाई पावर प्रॉपर्टी टैक्स कमेटी और नगर पालिका लेखा समिति की अध्यक्ष रेणु चौधरी, हाई पावर प्रॉपर्टी टैक्स कमेटी की उपाध्यक्ष के अलावा संदीप कपूर, पर्यावरण समिति के अध्यक्ष प्रीति, निर्माण समिति के अध्यक्ष और रमेश गर्ग हेल्थ कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए। शादरा जिले की ASB सेल ने 72 घंटे के अंदर एक 80 साल की बुजुर्ग महिला से बालियां छीनने की वारदात को सुलझा लिया है। ये घटना उस समय हुई जब बुजुर्ग महिला मंदिर से पूजा कर घर लौट रही थी। बाइक सवार 2 बदमाश ने महिला की बालियां छीन ली और फरार हो गए। फर्श बाजार थाने में FIR दर्ज होने के बाद ASI राजकुमार और SI अजय तोमर की निगरानी में एक टीम गठित की गई। टीम ने इलाके की CCTV फुटेज खंगाले और पाया कि आरोपी बाइक से बिहारी कॉलोनी की ओर भाग गए थे। बाइक की पहचान के बाद पुलिस ने सूरज और नीरज उर्फ काशी को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों ने अपना अपराध कबूल किया और सूरज के घर से छीनी गई सोने की बालियां बरामद कर ली गईं। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और हाल ही में जेल से छूटे थे। उन्होंने पहले भी दिल्ली में कई आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
राखी का त्योहार नजदीक आते ही पूर्वी दिल्ली का कृष्णानगर बाजार रंग बिरंगी राखियों से सज गया है और यहां खूब रौनक है। लोग उत्साह के साथ अपने भाइयों के लिए राखी खरीदने आ रहे हैं। बाजार में तरह तरह की राखियां मिल रही हैं, कुछ पारंपरिक, कुछ डिजाइनर और कुछ बिल्कुल नए फैशन वाली। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने ग्राहकों की पसंद के हिसाब से बड़ी रेंज में राखियां मंगाई हैं। दुकानदार राजेश ने बताया कि इस बार हमने ढेरों तरह की राखियां रखी हैं ताकि हर किसी को अपनी पसंद की राखी मिल जाए। वहीं प्रिया नाम के दुकानदार का कहना है कि हमने पुराने स्टाइल से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक की राखियां तैयार की हैं। ग्राहक भी यहाँ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। रिया ने कहा कि यहाँ राखियों की इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि समझ नहीं आ रहा कौन सी राखी लूँ। सोनिया ने भी कहा यहाँ के डिज़ाइन बहुत अच्छे हैं, मैं अपने भाई के लिए खास राखी लेने आई हूँ। बाजार में दुकानदार ऑफर भी दे रहे हैं, जिससे खरीदारी का मज़ा और बढ़ गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में मंगलवार को बादल फटने से भारी तबाही मच गई। इस घटना को लोगों ने सुनामी जैसी आपदा बताया। यह हादसा 2013 में केदारनाथ में आई त्रासदी की याद दिलाता है। पूर्वी दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड के लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया। संवाददाता विवेक पठानिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दर्दनाक हादसा है और सरकार को अब इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उत्तराखंड के निवासियों ने राज्य सरकार, खासकर सीएम पुष्कर धामी की सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि पहाड़ों की सतह को कमजोर कर नवीनीकरण किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को नुकसान हो रहा है। वे मानते हैं कि ये प्रकृति के साथ छेड़छाड़ है और इसका जवाब प्रकृति जरूर देगी। स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि पहाड़ों की सुंदरता वहाँ की हरियाली और चट्टानों में है, लेकिन अब उन्हें काट कर वहां पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं, जो ठीक नहीं है। वे इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केवल बादल फटने से ही नहीं, बल्कि डैम और निर्माण कार्यों के कारण भी नदियों में उफान आता है और बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। पहले नदियों के किनारे लोग नहीं बसते थे, लेकिन अब वहां होटल, रिजॉर्ट और पर्यटन स्थल बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड के लोगों ने सरकार से अपील की है कि पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर ही विकास किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की आपदाएं रोकी जा सकें। कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत ही दुखदपूर्ण स्थिति हुई है। इसका मेन कारण है पहाड़ों का अतिक्रमण। जितना अतिक्रमण सरकार द्वारा कराया जा रहा है, क्योंकि बिना सरकार की मिली भगत के तो ये सब पॉसिबल नहीं है। पहाड़ खोखले होते जा रहे हैं और उत्तराखंड का जो उत्तरकाशी का ज़िला था वो पहले से ही काफ़ी खोखला हो चुका है, क्योंकि वहाँ बहुत तरह से भूमि खनन और खड़िया खनन भी उसी इलाके में होता है। इस कारण पहाड़ कमज़ोर हो चुके हैं। ऊपर से जो ट्रेन के लिए उन्होंने सुरंगें अभी करी हैं, उन सुरंगों का भी बहुत बड़ा असर हुआ है। बिल्कुल खोखले होने के कारण ही जरा सी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। और जो कल की घटना हुई है वो वाकई में बड़ी दुखदपूर्ण हुई है। पूरे 13 में हुई थी केदारनाथ की घटना, उसके बाद करीब 11-12 साल बाद अब ये घटना, यानी उत्तराखंड का एक भाग्य बन चुका है, विडंबना बन चुकी है उत्तराखंड के भाग्य में कि हर कुछ सालों में ऐसी विडंबना झेलनी पड़ेगी। और वो सब हम लोगों की गलती है, मानवीय भूल के कारण। जो जितने पुराने गांव, पुराने लोगों द्वारा बसाए गए मकान हैं वो आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि वो नदी से बहुत दूर बनाए गए थे। और आज की डेट में जो है नदी में ही अतिक्रमण कर दिया गया। लोग बिल्कुल नदी तक पहुँच गए हैं और उसका पैसा बनाना एक लोगों का एक उद्देश्य रह चुका है, टूरिस्ट स्पॉट बनाना, और लोग इसी कारण इसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। हाँ, मेरा नाम दलीप सिंह है और मैं जो है उत्तराखंड का से बिलोंग करता हूँ। हमारे क्षेत्रों में लगातार जो है बादल फटने की जो घटनाएं हो रही हैं और लोगों का जान माल का नुकसान हो रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण कि अवैध होटलों का और लॉजों का निर्माण हो रहा है। लगातार सड़कों का चौड़ीकरण के कारण जो है प्राकृतिक संसाधनों से छेड़छाड़ हो रही है, इसलिए जो है ये लगातार आपदाएं आ रही हैं। और जगह जगह चेक डैम जो बनाए जा रहे हैं उसके कारण भी ये समस्याएं पैदा हो रही हैं। मेरा नाम अशोक कुकरेती है। मैं पूरी जिला में एक सतपुरी जगह है, हमारे गांव के नीचे भी नियार निकलते हैं, वो भी आजकल बड़ी डेंजर स्थिति में है। उसका कारण क्या है कि उसमें छोटा टाइप एक बांध सा बना रहे हैं, उसके से ओवरफ्लो हो रखा है। और जो पिछले लोगों ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत ही बुरा हाल है। इसमें सारा दोष है उत्तराखंड सरकार का है। वहाँ पे होटल, टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, सड़कों का ज़बरदस्ती चौड़ीकरण किया जा रहा है। जो पुराने मकान हैं वो अब भी सुरक्षित हैं। हमारे जो पुराने मकान हैं, गौशाला है, इतनी बड़ी अच्छी स्थिति में, लेकिन जो नदी के आसपास का जो शहरीकरण हो रहा है बहुत ज़्यादा है।
और ये नहीं होना चाहिए। मैं उत्तराखंड सरकार से निवेदन करूंगा कि इसको रोका जाए। आज जहाँ तक ये रेलवे परियोजना चालू कर रहे हैं वो भी बंद की जाए। इससे नुकसान ही नुकसान नहीं है, थोड़ा सा फ़ायदा है लेकिन नुकसान ज़्यादा है। खैर सुरक्षित तो मानते हैं लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वो तो आपदा है, बारिश की वजह से हो गई है। जिससे बादल फटने से उत्तरकाशी में काफ़ी नुकसान हुआ, जिस वजह से लोगों की मकानें बह गई, काफ़ी लोगों की हालत गंभीर है, कुछ मर गए हैं, कुछ तो इस वजह से नुकसान तो है काफ़ी। हाँ जी हाँ, ये भी मुख्य कारण है क्योंकि इस वजह से धरती खिसकती जा रही है और ऊपर से भूस्खलन हो रहा है। इस वजह से आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और इस वजह से भूस्खलन वगैरह आपदा से नदी वगैरह से लोगों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। शास्त्री पार्क पुलिस ने झपटमारी के एक मामले को सुलझाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब यमुना विहार की रहने वाली 27 साल की महिला अपनी बहन के साथ स्कूटी पर जा रही थी, शास्त्री पार्क फ्लाईओवर पर 2 लोग मोटरसाइकिल से आए और महिला का मोबाइल फोन और उसकी बहन की सोने की चैन छीनकर फरार हो गए। इस मामले में शास्त्री पार्क थाने में मामला दर्ज किया गया और जाँच शुरू की गई। इंस्पेक्टर मंजीत की निगरानी में एक टीम ने जांच करते हुए कई स्थानों से सुराग जुटाए और 2 आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों की पहचान मोहम्मद शाहरुख और जाहिद के रूप में हुई है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उनके पास से छीना गया मोबाइल और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध कबूल किया और बाकी मामलों में भी शामिल होने की बात स्वीकारी। जांच में पता चला कि शाहरुख पर पहले से ही डकैती और झपटमारी के 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जबकि जाहिद पर ऐसे 3 मामले हैं। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में इस बार राखी और स्वतंत्रता दिवस को लेकर बाजारों में फिलहाल वैसी रौनक नहीं दिख रही है जैसी आमतौर पर रहती है। स्थानीय पतंग विक्रेता मालिक से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी बाजार में भीड़ कम है, लेकिन जैसे जैसे राखी और 15 अगस्त नजदीक आएंगे ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी। मालिक का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी 15 अगस्त से एक दिन पहले और स्वतंत्रता दिवस के दिन भारी भीड़ उमड़ती है। लोग बड़ी संख्या में पतंग और बाजा खरीदते हैं। खासतौर से बच्चे और युवा वर्ग इस दिन को खास अंदाज में मनाते हैं। जब संवाददाता ने उनसे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के बारे में सवाल किया तो दुकानदारों ने साफ इनकार करते हुए कहा कि जाफराबाद में कोई भी दुकानदार ऐसा मांझा नहीं बेच रहा है। उन्होंने दावा किया कि वे सिर्फ देश में बने सुरक्षित और कानूनी मांझे ही बेचते हैं। फिलहाल बाजारों में हलचल कम जरूर है, लेकिन व्यापारियों को उम्मीद है कि अंतिम दिनों में बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं कि आपको लगेगा कि हम पतंग मार्केट में हैं। आप जहाँ तक देख सकते हैं ये पूरी जो रोड है वो पतंग मार्केट की तरह तब्दील हो चुकी है और यहाँ पर लोग जो है बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। और आइए आपको दिखाते हैं कि इस बार क्या क्या कुछ नई पतंगें यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस बार किस तरीके की पतंगें यहाँ पर आ रही हैं? जी इस टाइम पर सारी वैरायटी की पतंगें, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, लखनऊ सब है। कोई ऐसी पतंग जो है आ रही हो जो जिसकी लोगों की डिमांड ज़्यादा हो कि भैया हमें इस तरीके की पतंग चाहिए? देखो पतंगों की ज़्यादातर डिमांड होती है मैदानी वगैरह जो यूज़ होती हैं, मैदानों वाली, जो मैं आपको दिखा भी दूँ। इस आर्टिकल की ज़्यादा डिमांड होती है क्योंकि लोग बाग अच्छी फेमस होती है पतंग, अच्छे कारीगर की होती है, लड़ाने वाले अच्छे ले जाते हैं पतंग। यहाँ पर होलसेल रेट मिलता है, रिटेल से बढ़िया मिल जाती है। अच्छा, एक पतंग की अगर बात की जाए, एक पतंग कितने से कितने तक, मतलब शुरू कितने से है और लास्ट कितने तक है? भाई मैक्सिमम स्टार्टिंग मेरे पास 4 रुपये से है पतंग की, और स्टार्टिंग जो मेरा एंड होगा इस पर हो जाता है एंड 16 रुपये पर जाके। 16 रुपये जी। और जो 16 रुपये की जो पतंग है यही आप रिटेल में लोगे 22 रुपये 25 रुपये से स्टार्टिंग एंड हो जाता है इनका। अच्छा, रक्षाबंधन आ रही है, रक्षाबंधन पर किस तरीके की भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है यहाँ पर? जी अभी तो रक्षाबंधन के लिए अभी तो काम वाम थोड़ा हल्का ही है, लेकिन इंशाल्लाह देखो अच्छी स्कीम निकलेगी, अच्छे ऑफर पे बिकती है वैसे ही पतंग। आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जो है चाइनीज़ मांझे को लेकर बोलते हैं, तो क्या इलाके में चाइनीज़ मांझा भी है? नहीं, इलाके में चाइनीज़ मांझा तो है ही नहीं खैर, और ना उड़ाए तो बढ़िया है क्योंकि इस पर जान पे बहुत आती है, चाहे कोई भी हो। बहुत से लोग, जैसे जाफराबाद है, बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि कोड लैंग्वेज के माध्यम से जो है गली जाकर लेकर आता है, तो क्या ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर? नहीं, फिलहाल अभी तो कहीं भी ऐसा कोई देखने को नहीं मिला। जो गली वगैरह में उड़ा रखी है कि चाइना वगैरह बिक रहा है, कहीं ऐसा कुछ नहीं बिक रहा। यहाँ तो इंडियन डोर भी नहीं बेच रहे, आप देख सकते हो कहीं भी डोर नहीं रखी होगी, डोर भी बैंड कर रखी है यहाँ पे। नहीं, इस टाइम तो काम धंधे वैसे ही हल्के चल रहे, बहुत हल्के, पिछले साल के मुकाबले बहुत हल्का काम जा रहा है। कितनी दुकानें जाफराबाद में होंगी अगर रोड की बात की जाए? तकरीबन कुछ नहीं 65 से 70 दुकानें होंगी।
सब लोग पतंग का ही काम, सब लोग पतंग का काम चलता है यार, ये 12 महीना काम चलता है। तो चाइनीज़ मांझे के लिए लोग नहीं आ रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा चाहिए ऐसा? मांगने तो बहुत आ रहे हैं चाइनीज़, लेकिन बेच ही नहीं रहे, तो कहाँ से दें, ना बेचे कभी बेचे भी नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों की जो डिमांड है वो चाइनीज़ मांझा की डिमांड तो है, लेकिन जो दुकानदार है उनका साफ तौर पर कहना है कि पूरे जाफराबाद में जो है चाइनीज़ मांझा जो है नहीं बिक रहा है, और अगर बिक भी रहा होगा तो उनको इस बारे में मालूम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट महिंद्रापुरा के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन डिजिटल, दिल्ली। गीता कॉलोनी के मयूर ध्वज अपार्टमेंट के सामने बनी सड़क की हालत काफी खराब है। ये सड़क पिछले 1 साल से टूटी हुई है और जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के मौसम में थोड़ी सी बारिश होते ही सड़क पर पानी भर जाता है और सड़क दिखाई ही नहीं देती। अपार्टमेंट की समिति के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने बताया कि इस सड़क से रोजाना सैकड़ों लोग गुजरते हैं। पास में कई स्कूल, हॉस्पिटल और एक पेट्रोल पंप होने की वजह से यहाँ दिन भर भारी ट्रैफिक रहता है। समिति के मेंबर ने बताया कि खराब सड़क की वजह से बच्चों को स्कूल ले जाने में काफी मुश्किल होती है। कई बार ई रिक्शा और बाइक सवार लोग गड्ढे में गिर चुके हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सरकारी विभाग सड़क मरम्मत के लिए आगे नहीं आया। लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क को जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि हादसों से बचा जा सके। मतलब जिसको जानते थे हमने पूरी कोशिश कर ली, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई बजट नहीं है, ये अभी होगा ही नहीं। ठीक है। तो यहाँ इतनी परेशानी होती है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इतना जाम लग जाएगा। आप निकल के जाओगे 1-1 घंटा लग जाता है, सड़क टूटी हुई है। तो जो बच्चों की गाड़ी जाती है, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है हमें। कितने दिन सड़क खराब पड़ी हुई है? ये तो बहुत दिन हो गए इसको, तो हमें तो देखते हुए 1-2 साल तो होगी, 2-1 साल के करीब होगी, पर कोई जो है इसको ठीक कराने के लिए तैयार है। मेन रोड है, ये एंट्री पॉइंट है जी। और बरसात का मौसम ऐसे बरसात में इतना पानी गोटे तक भर जाता है, निकल नहीं सकते आप इसमें बरसात में से। और फिर एनक्रोचमेंट है। कई बार हमने इस पे ये रेहड़ी पटरी वाले दुकान लगाते हैं, कई बार उठवाई जी बुला के काउंसलर, फिर लगा लेते हैं जी, पुलिस में कंप्लेंट कर दी लेटर, कोई सुनने वाला नहीं है जी। सड़क की तो बड़ी भारी प्रॉब्लम है। हमने अनिल गोयल जी को, संदीप कपूर जी को और कई आदमियों को बोला, वो कहते हैं हमारे बजट ही नहीं है। बजट आता है, अभी 10 करोड़ रुपया मिला है अनिल गोयल जी को, कहाँ गया? सड़कें बनाई जा रही हैं, हाँ, कहाँ गया? अरविंद सिंह लवली है उधर गांधीनगर, उन्हें सारी गलियां सड़क बनवा दी। हमारे में क्या दिक्कत है? हम भी तो वोटर हैं इनके। गाड़ियाँ निकलती है, बच्चे होते हैं, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं स्कूटर से। लोगों ने बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करी, गोयल साहब से मिले, कपूर साहब से मिले जो काउंसलर हैं, उन सबको बहुत रिक्वेस्ट की कि सड़क को ठीक कराया जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग बार ऊपर भी 2-3 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई के पता नहीं क्या इस बारे में क्या उनकी राय है। हम तो कहते हैं चलो रिपेयर कराओ, कुछ करो, लेकिन आज तक कुछ नहीं हो पाया। कितने टाइम से खराब है सड़क? सड़क करीब 3 महीने 1 साल से 1 साल से सड़क खराब है, और बार हम लोगों की अपील करने के बाद कुछ नहीं हो रहा। पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर स्थित भीकम सिंह कॉलोनी में सीवर की समस्या ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई हफ्तों से यहां सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जिससे गलियों में गंदा पानी भरा रहता है और बदबू से जीना मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कॉलोनी की सड़क पर हमेशा सीवर का गंदा पानी बहता रहता है, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने कई बार संबंधित विभाग में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ। सीवर के पानी से मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ गया है, जिससे कॉलोनी में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। जल बोर्ड में कंप्लेंट करी, ऑफिस में कंप्लेंट करी, वहाँ से रोज़ कहते हैं आ जाएंगे ठीक करने के लिए, ठीक करने कोई आता नहीं है। कोई समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। ये कम से कम 6 महीने हो गए। हमने विधायक जी को भी बुलाया था यहाँ पर, वो देख कर भी गए थे। हमने लाइन चेंज कराने के लिए गए, ना ही तो पानी की लाइन चेंज हुई, ना सीवर का संविधान निकला हमारा। और उनके पास गए, एक बार आया था इमरान नाम का लड़का, छोटी गाड़ी लेकर के, उसके बाद आया ही नहीं वो। हाँ सर, पानी बिल्कुल नाली जैसे पानी आ रहा है, ना से पी सकते हैं ना देख सकते हैं। आपको देखो वीडियो दिखाएंगे, अभी हमने कितने बना चुके हैं, और हमने विधायक के पास 3-4 बार गए हैं, पानी लेके गए, सैंपल लेके गए। उन्हें हमारे सामने फ़ोन कर देते हैं और आते कोई नहीं। आते भी है तो मेन थोड़ी सी कचरा निकालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं कि उस वक्त कल आएंगे जी। इसके बाद श्रावण मास के पवित्र महीने में देश भर में भगवान शिव की भक्ति का माहौल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांति नगर के श्री राम दरबार मंदिर में 31 जुलाई से 8 अगस्त तक शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के दौरान हर दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और भक्ति भाव से कथा का आनंद ले रहे हैं।
कथावाचक आदित्य शास्त्री ने बताया कि पूरे शिव पुराण के पाठ में भक्तों का उत्साह देखने लायक है। छठे दिन कथा में शिव पार्वती विवाह और पार्वती माता की विदाई की कथा सुनाई गई। यशपाल महाराज ने बताया कि श्रावण मास में शिव पुराण की कथा सुनना बहुत ही पूर्णदायक माना जाता है और इससे भक्तों को मनचाहा फल प्राप्त होता है। मंदिर परिसर में हर दिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है और चारों ओर शिव नाम के जयकारे गूंज रहे हैं। अभी तो शिव पुराण की सारी कथा ही चल रही है। अभी तो कुबेर जी वगैरह आए थे। आज गणेश जी का देखते हैं कि मतलब गणेश जी का विवाह होगा, उसके आगे की प्रारंभ अभी चली रही है। आप बताओ कैसा? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम खुश हो जाते हैं। बाबा की पूजा करने में अच्छा लगता है, मतलब बहुत आ जाते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं, सारी लेडीज आ जाती हैं। पहले भी कभी कथा हुई है यहाँ पर? पहली बार हो रही है? शिव पुराण पहली बार हो रही है। नया लग रहा है सीखने को कुछ? हाँ, सावन के महीने में। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सावन के महीने में शिव पुराण सुनने में। बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी होती रहनी चाहिए मंदिर में कथा। पहली बार हुई शिव पुराण? नहीं, हाँ पहली दफे हुई है शायद, एक बार ही हो चुकी है शायद। वो शिव पुराण नहीं वो हुआ है। भगवान शिव की महिमा गाई जा रही है। आज माँ पार्वती की विदाई का प्रसंग अभी व्यास जी सुना रहे हैं। लोग भक्तगण रो रहे थे। ऐसा प्रसंग था कि पत्थर दिल व्यक्ति भी रो दे। वास्तव में बेटी की विदाई का जो समय होता बहुत कठिन होता है। सावन के महीने में तो बहुत अच्छा रहता है, कथा सुननी चाहिए और ऐसा सौभाग्य तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है कथा सुनने का। देवानाम भी दुर्लभम, ऐसा सौभाग्य मिलता है, कथा अवश्य सुननी चाहिए। पीएम मोदी के आह्वान पर देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत निजी स्कूल ने भी एक खास पहल की। स्कूल के बच्चों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए एक स्पेशल अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान स्कूल के बच्चे गीता कॉलोनी के 15 ब्लॉक में स्थित वीर सावरकर पार्क पहुंचे और वहां फैला कूड़ा कचरा उठाकर डस्टबिन में डाला। बच्चे इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। और सर, ये हमारे को स्वच्छता अभियान एक मुहिम हमने चलानी है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और हमारी जो सीएम है मिसेस रेखा गुप्ता, उनकी तरफ से भी हमारे पास स्कूल से मैसेज आते हैं, ईमेल आती हैं। तो हमने ये स्टार्टिंग अपने स्कूल के बच्चों से ही करवाई है कि हम आसपास के गली मोहल्ले उनकी सफाई की तरफ ध्यान दें, बच्चों को अवेयर करें। आसपास बहुत पार्क में भी बड़ी गंदगी है, आसपास की सफाई करवानी है हमें और बच्चों को ये सिखाना है कि कैसे वो हाइजीन रहे और कैसे बीमारियों से बचेंगे। ठीक है, तो बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को, अगर कूड़ा पड़ा होगा, बारिश हो रही है, वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाएंगे, किसी को डेंगू मलेरिया ना हो और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जैसे जॉन्डिस है, ये सारी बीमारियाँ बच्चों को ना हो पाए और साथ ही बड़ों को भी ना हो पाए। इसलिए हम बच्चों को यह सफाई सिखाने के लिए कि आसपास जो घर के आसपास है या स्कूल के आसपास है, पार्क है, उन सबकी साफ सफाई करें। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। देखते रहिए CCN डिजिटल।